Hello guys and welcome back to my channel again और this time I'm here with the Nissan Magnite। ये गाड़ी मेरी प्राइमरी ड्राइवर है, तो आज हम इसके रिव्यू नहीं करेंगे बट आज हम डिस्कस करेंगे कि इस गाड़ी का टोटल ओनरशिप एक्सपीरियंस को चलाने में क्या क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं और टोटल खर्चा कितना आया है अभी तक मेरे को इस गाड़ी को ओन करने का। तो आई एम गोना बी मेकिंग दिस वीडियो वेरी डिटेल्ड, सारे कॉस्ट मैं बताऊँगा, तो यू हैव टू स्टिक टू द वीडियो अंटिल द एंड, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो शायद पिछली वीडियोस में किसी में नहीं दिखाई होंगी। और कुछ मैं बेसिकली कवर करूँगा इस गाड़ी के लुक्स के बारे में, इसके फ़ीचर्स के बारे में, और इसमें क्या क्या टोटल ओवरऑल की खर्चा आया है, इस गाड़ी को ख़रीदने का क्या प्राइस था, और उसके बाद इसके अंदर इसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस लगाए हैं, कहाँ से आप लोग लगा सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ओवरऑल मैं इसमें बताने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स हम लास्ट में मैं आप लोगों को बिल्स और सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो इसकी सर्विस कॉस्ट आई है, और टोटल इसको चलाने में पेट्रोल कितना लगा है, पार्किंग कितनी लगी है, फास्टैग कितना लगा है, मेरी कितनी ट्रिप्स रही हैं, और चलाने में क्या क्या फ़ीचर लिया, क्योंकि यार लोगों के सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं मोस्टली, तो वो ओपिनियन को हम दिमाग में रखते हुए थोड़ा सा बताऊंगा। और साथ ही साथ के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बेटर लगती हैं, क्योंकि मुझे चलाते हुए इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे हो गए हैं 2.5 साल, और 2.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा है, काफ़ी सारी ट्रिप्स करी हैं, और वही सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, जो तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। तो यार इसमें मुझे माफ़ करना है यार, गाड़ी मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं करी। अब आज मैं संडे के दिन शूट कर रहा हूँ, संडे के दिन गाड़ी वाला आता ही नहीं है यार, तो गाड़ी गंदी रह जाती है, तो जितने भी गंदगी है उसको इग्नोर करना है यार। थोड़ा आलस भी आ रहा था, और फिर मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है आज, बादल भी नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, आलसी हूँ मैं, बट थोड़ी सी ऐसी है। बट ओवरऑल ये गाड़ी का रिव्यू नहीं है, गाड़ी के लुक्स वगैरह वैसे वो सब चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो इतना मैटर नहीं करता है। तो कंटिन्यू करिए, आप देखते रहिए वीडियो, एंड होपफुली यू गाइज विल लाइक द रिव्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू। और ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद इट वेरी एनीवन, लोगों के कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई विल बी जस्ट बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो देखते हैं आगे। दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बचपन का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल टाइम से दोस्त क्या यार, भाई है अपना। तो हम लोग जो भी करते हैं सारे चीज़ें साथ ही करते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, दूर दूर घूमना हो गया या कहीं भी जाना हो गया, हम ज़्यादातर चीज़ें साथ करते हैं। मीट इजाज़ुर रहमान। एंड तो आज मैं जो एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मेरा तो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा ही, बट साथ साथ इजाज़ ने भी मेरी गाड़ी काफ़ी बार चलाई है, कभी मैं इसकी चलाता हूँ, कभी ये मेरी चलाता है, इसी तरह भाईचारा चलता है अपना। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे यार, मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं यहाँ लिख के लाया हूँ प्रोज एंड कॉन्स, और वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसमें कुछ चीज़ से अग्री करेगा, डिसअग्री करेगा, तो वो ये बताएगा, और बाकी अपने कुछ पॉइंट्स होंगे वो रख सकता है। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्स यार। निसान मैग्नाइट ये 2023 वाला मॉडल है, सॉरी मैं शायद आपको बताना भूल गया, 22 में मैन्युफैक्चर हुई थी, 23 में रजिस्टर्ड हुई है, 22 नवंबर दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, दिसंबर की आई थिंक। तो ये जो अभी करंटली मॉडल आ रहा है उससे एक वर्जन पुराना वाला है, बट कुछ लोग, अगर आप लोग जैसे सेकेंड हैंड परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ लोगों ने नई खरीदी है, क्योंकि ये नई गाड़ी आई थी और इसी के दम पे आई थिंक पूरा निसान चल रहा है आज की डेट में, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी हैं। जो लोग अपना एक्सपीरियंस देते हैं, अपना सब कुछ बताते हैं, वो सब बताएंगे, बाकी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें आपको कॉस्ट वगैरह भी बताऊँगा वो आगे जाके, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स बता देते हैं, क्योंकि यार बुरी चीज़ें जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। हाँ भाई, बुरी आदत पता होनी चाहिए सबकी, उसके बाद देखा जाता है सही क्या है। सही तो चल जाता है यार, लेकिन बुरी चीज़ें तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे बुरा चीज़ मुझे लगी थी, बुरी क्या मतलब थोड़ा इसमें कमी लगी थी, वो BS6 के बाद आ गया था, ये कि इसका 3 सिलेंडर इंजन है, और उसकी जो नॉइज़ है वो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है। नॉइज़ और वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, जैसे आप देख सकते हो, और ये बहुत इरिटेट कर देती है। कई बार आप थोड़ी सी रेस दोगे, कुछ दोगे, तो वो थोड़ा बहुत इरिटेशन लगने लगेगी। आप लो गियर पे जाओगे और फिर चलाओगे, तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं, और ये मुझे इसका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन लगा है। यार ये तो देखो 3 सिलेंडर इंजन में है ना, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है, तो 3 सिलेंडर इंजन में ये तो थोड़ा इशू रहता ही है, क्योंकि थोड़ी अंडर पावर्ड भी लगती है, और थोड़ा नॉइज़ और वाइब्रेशन, तो ये इशू तो 3 सिलेंडर में रहता ही है।
उसमें ऐसा कुछ है नहीं छुपाने वाला। तो यार सेकंड अगर पॉइंट पे मैं जाऊँ तो इसकी प्लास्टिक और फिट क्वालिटी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार प्लास्टिक भी थोड़ा सा, वैसे इस बजट के लिए तो ठीक है यार, मतलब 6-7 लाख के बजट में आप क्या लोगे, तो प्लास्टिक क्वालिटी वैसे ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा मुझे शेकीनेस लगती है वाइब्रेशंस की वजह से, तो चीज़ें कुछ कुछ हिलती हैं, विजिबल नहीं होती बट समहाउ यू फील समथिंग्स कि यार थोड़ा सा हिल रहा है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी थोड़ी सी बेटर और हो सकती थी, जो कि इस प्राइस में ठीक है, बट बेटर कर देते थे यार, क्या चला जाता, थोड़ा सा अच्छा होता। क्या कहते हो दोस्त? यार मुझे तो अब तक जब जितना मैंने देखा है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो फिर इसका काफ़ी बेटर लगा कंपेयर टू और दूसरी जो बिल्कुल बेस वेरिएंट्स आते हैं। तो इसमें इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम नहीं करा, लेकिन गुड इनफ, मतलब या हो सकता है आपको पर्सनली लग रहा हो कि इन्होंने प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ करा है, लेकिन इस प्राइस रेंज में और इस बजट में जितना इन्होंने दिया है ना, तो मुझे तो पर्सनली। बट इसमें एक सीट हाइट का भी था यार, जब गाड़ी लेके आया था ना तो इसकी सीट हाइट मुझे काफ़ी नीचे लगी थी। आई डोंट नो यार वो सीट हाइट नीचे थी या डैशबोर्ड ही ज़्यादा ऊपर था, बट एक ही बात है, क्योंकि डैशबोर्ड जो है ना नॉर्मल लेवल से काफ़ी ऊंचा लगा, और इनफैक्ट जो साइड के डोर्स, अगर विंडो देखोगे ना यार, ऐसे लोग साइड में हाथ रखते हैं तो वो रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो ऐसे ऊँचा जा रहा था मेरा। तो इसमें मॉडिफिकेशन के साथ साथ मैंने कुशन्स वगैरह थोड़े से लगाए थे, तो वो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यार इसकी सेंट्रल लॉक मिसिंग इन बेस वेरिएंट, यार ये भी थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार आज की डेट में तो सेंट्रल लॉकिंग शुड बी कंपलसरी। सेफ्टी की गाड़ी के साथ आप एनकैप रेटिंग दे रहे हो, 4 स्टार दे रहे हो, सही ABS EBD बाई स्टॉक दे रहे हो, ये सारी चीज़ें दे रहे हो, तो एक सेंट्रल लॉकिंग भी यार बेस वेरिएंट में आनी चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखोगे यार एक लॉक इसका उठाना पड़ता है, अगर पीछे का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया तो पीछे जाके बंद करो, उसके बाद बंद करो, जो ट्रेडिशनल मारुति 800 और पहले करते थे वो चीज़ यार बेस वेरिएंट में। चलो यार एक सेंट्रल लॉकिंग चाहे उसकी यार कॉस्ट लगा देते, कितनी महंगी लग रही है, एक्सटर्नली लगाना बहुत अच्छी लगी हुई है इसके अंदर, मैंने बाहर से लगवाई थी ब्लैक कैट की, बट अल्टीमेटली बाहर की चीज़ होती है, तो वो थोड़ा सा और करना चाहिए था। डोंट यू थिंक, डोंट यू एग्री विथ मी? बिल्कुल यार, बेस वेरिएंट जब आप दे रहे हैं तो ठीक है, मतलब बिल्कुल बेस वेरिएंट का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको एक इंजन दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग इज़ आई थिंक इट शुड बी अ मैंडेटरी फीचर। तो ये सब गाड़ियों में जो है ना मैंडेटरी कर देना चाहिए। थोड़ा सा इससे प्राइसिंग में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ये कर देना चाहिए। बिल्कुल यार। तो मूविंग ऑन, अनदर कॉन विच इज़ द फिफ्थ वन, इसका बूट ओपनर स्विच। यार ये पता नहीं इन्होंने मतलब क्या दिमाग में आई थी कि यार इसका स्विच अंदर आके दबाओ। एक अटेंडेंस वाला सिस्टम होता है ना कि जाने से पहले आने से पहले आपको अटेंडेंस लगानी है, भाई स्विच आगे दे दिया यार। अब यहीं से स्विच खोलो, यहीं से बंद करो और पीछे जाके, अब यार ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट बात है, मतलब जैसे ही आदमी गाड़ी में बैठता है ना और बूट ओपन करनी है तो आदमी सीट के नीचे ढूंढता है, राइट में देखेगा, लेफ्ट में देखेगा, पीछे सीट मतलब पीछे बूट पे जाके देखेगा कोई बटन है, लेकिन इतने वियर्डली प्लेस करा है ना इसको, मतलब AC कंसोल के ऊपर, कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ये होगा कहाँ पे। तो ये लिटरली एक अजीब सा वो है। दूसरा, इसमें इन्होंने कोई मतलब इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब कि ये कहाँ पे इन्होंने अजीब सी पोजीशनिंग कर दी। तो ये अगर थोड़ा सा कॉमन रखते हैं ना, तो वो मतलब जो यूज़र्स हैं या जो ओनर्स है गाड़ियों के, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। और सेकेंडली कोई नया आदमी भी है, कोई और बाहर का बंदा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी को अपनी कीज़ दे दी कि हमारा सामान लगेज जो है वो गाड़ी में रख देना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि मतलब बूट ओपन होगी कहाँ से। तो ये मैं फेस कर चुका हूँ ये चीज़। ये जो है यार, थोड़ा सा निसान वालों को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, मतलब उन्होंने भी कुछ सोच समझ के करा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पर्सनली यूज़ करने पे जो है ना, ये थोड़ी सी परेशानी वाली चीज़ है। ओके, तो भाई अगले पॉइंट पे हम आते हैं, इसका हेडलाइट का थ्रो। यार ये भी बहुत लोगों की कंप्लेंट रही है कि हेडलाइट का थ्रो अच्छा नहीं है। आई एग्री यार, जो इन्होंने बल्ब लगा रखे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और हेडलाइट का बल्ब भी मैंने मॉडिफिकेशन में बाहर से लगाया था, लगाना ही पड़ा यार, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं था। अब इसके टॉप मॉडल में क्या देते हैं, वो प्रोजेक्टर लाइट देते हैं, बट उसका फिर अलग फंडा है यार, उसके साथ जो LED आती है लगी हुई, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो पूरा असेंबली चेंज होती है, और असेंबली उसकी बहुत महंगी आती है, तो वो महंगी हो जाती है, और यहाँ पे आप हेलोजन बल्ब के साथ कुछ खास कर नहीं सकते। तो होपफुली यार इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ लाइट्स आएंगी तो वो देखते हैं। यार आपने चलाई थी रात में,
आपको कैसा लगा था ये इसका तो thrust ड्राइविंग में थोड़ा इशू तो रहता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट जो है ना थोड़ी ऊपर है, तो उसके हिसाब से एक तो बल्ब भी इतने पावरफुल नहीं है, और सेकेंडली थ्रो जो है ना वो भी इतना सक्सेसफुल है नहीं। बिल्कुल। अब यार इसका अगला कौन भी ये था, इसकी फॉग लैम्प की जगह ही मिसिंग है यार, इन्होंने बहुत छोटी जगह दे रखी है, अगर आपने देखी होगी तो। डोंट यू थिंक? ये तो भाई है बिल्कुल, मतलब कोई आप बाहर का दूसरी कंपनी का भी आप लगवाना चाहें तो कि उन्होंने मतलब कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो ये जो भी ओनर्स हैं आप और भी लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो बेस वेरिएंट में ये प्रॉब्लम तो है। हाँ यार, क्योंकि मैंने बाहर से भी देखा है इसका फॉग लैम्प का यार, इतनी सारी जो एसेसरी मिलती हैं मैं वो भी नहीं लगा सकता यार, इसमें जगह ही नहीं है लगाने की। मतलब ऑक्सिलरी लाइट लगाने जाऊँगा तो यार वो फिर है कि चालान होते हैं उसके इधर उधर कई स्टेट्स में, चंडीगढ़ में फॉर एग्जांपल, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी रही है। और फॉग लैम्प की जगह एटलीस्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि लाइट का थ्रो है, गाड़ी की हाइट ऊपर है। अगर मैं एलईडी बल्ब लगाता हूँ जैसे आगे आंखों में चुभती हैं लोगों के थोड़ा बहुत, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी रहती है यार। अब फिर लाइट्स क्या जलाऊँ मैं अगर वो नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल हेलोजन यूज़ करूँगा, उसकी थ्रो इतनी अच्छी है नहीं। और जैसा कि तुम्हें पता ही यार, हम लोग पहाड़ों पर बहुत जाते हैं, हाईवे पे ड्राइव करने में भी ना इशू रहता है उसमें। चलो ये भी हो गया। अब यार इसका एक और पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट्स और हैं। नाउ दिस पॉइंट इज़ लैक ऑफ पावर। अब आप लोगों को पता होगा कि इस गाड़ी में 2 इंजन टाइप आते हैं। एक तो पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड आता है, दूसरा टर्बो वेरिएंट आता है विच इज़ 1000 सीसी प्लस टर्बो। कुछ लोग आर्ग्यू ज़रूर करेंगे कि यार टर्बो वेरिएंट लेना चाहिए, टर्बो वेरिएंट में थोड़ी सी पावर आती है, सब कुछ है, आई एग्री, बट इनको कॉस्ट भी कम रखनी थी। इस कॉस्ट में जो चीज़ मिल रही है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब मैं कहूँगा कि आपको इतने चीज़ों में, इतना प्राइस में ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो पावर 72 PSI की पावर इन्होंने रखी हुई है इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड में, विच इज़ सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है यार, नहीं फील होता। बट जब आप ओवरटेक करोगे आपको एक्सेलरेशन बहुत कम लगेगी, पहाड़ों पे चढ़ोगे तब आपको पावर की बहुत कमी फील होगी, स्पेशली सिंगल लेन में। आप जैसे गाँव के आसपास या कहीं भी जा रहे हो, आपकी सिंगल लेन्स होती हैं, तो भाई ओवरटेक करना इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। टर्बो भी चलो ठीक है यार, जब किक इन होता है टर्बो वाली हो सकता है थोड़ी सी बेटर हो, मैंने क्वाइट फ्रैंकली नहीं चलाई है, तो डेफिनेटली वो होगी। बट जो एंथुजियास्ट हैं, जिन लोगों को गाड़ी चलाने का शौक है, भगाने का शौक है, उनको तो टर्बो लेनी चाहिए अगर मैग्नाइट प्रेफर कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यार दिस इज मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जिन लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं चलाता हूँ थोड़ी भगाने के लिए, उसके लिए, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर फील होती है पावर की कमी। और पावर की कमी कुछ चीज़ों में ज़रूर है, जैसे हिल्स हो गया, वहाँ पे हो गया, वहाँ तो सभी को फील होगी। बट जो लोग नॉर्मली चला रहे हैं सिटी ड्राइविंग में, उनको पावर की कमी नहीं है। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल भगाने वाला है ही नहीं, आपको ये गाड़ी पसंद है और आपको डाउट हो रहा है कि यार बेस वेरिएंट लूँगा, बिना टर्बो लूँगा तो पावर की कमी होगी, तो यार ऐसा नहीं है, ठीक है चल जाइए। अनलेस आप कुछ ऐसा पावर वाला काम कर रहे हो, स्पेशली हिल्स पे जा रहे हो या कहीं बहुत ज़्यादा भगाने की कोशिश कर रहे हो, ओवरटेक करने की कर रहे हो, अगर आप सीधे साधे गाड़ी चलाने वाले इंसान हो सिटी ड्राइविंग में और गांव वगैरह में, खेत में या कोई रूरल एरियाज़ में, ऐसी जगह पे, तो इट्स मोर देन इनफ यार। इतने प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया गाड़ी है इस चीज़ में। तो अब आपको लग रहा होगा यार मैं थोड़ी डबल बातें कर रहा हूँ, बट यार डबल बात नहीं है, वो लोगों की ना प्रेफरेंस हो जाती है। जो भगाने वाले हैं उनको कम फील होगी, और जिनको नॉर्मल चलानी है उनके लिए यार ठीक है, पावर ले लो। क्या कहते हो भाई, इसमें आप भाई वेट कर सकते हो? हम तो भगाने वाले लोग हैं, तो हमें तो ये बिल्कुल अंडर पावर्ड लगती है। तो थोड़ा सा इसको भगाने में, ओवरटेक करने में, चलाने में ये तो थोड़ा इशू रहता है इसमें कि थोड़ी सी अंडर पावर्ड लगती है। ओवरटेक करते टाइम तो बड़ा ही कैलकुलेशन लगानी पड़ती है बिल्कुल कि यार ये होगा या नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा 3 सिलेंडर इंजन भी है, थोड़ी अंडर पावर्ड भी है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लगती है। लेकिन अगर जैसे भाई ने बताया कि अगर आप नॉर्मल ड्राइवर हैं और आपको इतना ज़्यादा हाईवे मतलब हिल्स पे आपकी ड्राइविंग नहीं है और नॉर्मल सिटी में आपका आना जाना है, तो उसके लिए मोर देन इनफ है। उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम है सच फेस करनी नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको ये बढ़िया लगेगी। लेकिन जो थोड़ा एंथुजियास्ट हैं, जिनको थोड़ा चलानी होती है, भगानी होती है, उनके हिसाब से उनको लगेगा कि हाँ यार नहीं अंडर पावर्ड है, उनको ये बात एक्सपीरियंस होगी बिल्कुल। सही बात है भाई, ये तो है। अब यार कुछ लोगों ने इसका ये भी बताया था, जो कि कौन है कहीं ना कहीं, बट वो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, विच इज़ द सर्विस सेंटर। क्योंकि यार इसके निसान की जाहिर सी बात है, एक मॉडल चल रहा है, उनके सर्विस सेंटर काफ़ी कम है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर भी देखा जाए, अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ यहाँ पे, तो
बट मैं रहता हूँ ओखला में ही, और ओखला में तो सर्विस सेंटर इसके काफ़ी बड़े, काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स के ओखला में है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, इनके सर्विस सेंटर बाकी जगहों पे कम है। मैंने देखा है वहाँ के सर्विस सेंटर पे भी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 42 किलोमीटर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो इस पर भी थोड़ा सा निसान को काम करना चाहिए, बट एक मॉडल पर यार कितना काम करेंगे वो भी। और देखो यार, वो भी इम्प्रूव करा सकता है। ये कौन लगा, तो टोटल ये 9 कॉन्स हैं जो इस पर्टिकुलर गाड़ी में मुझे दिखे हैं, और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस कार। प्रोज भी हैं यार, जस्ट वेट फॉर इट। अब इसके प्रोज में यार क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे बड़ा जो प्रो है इस गाड़ी के अंदर, दैट इज़ कि ये इसका बिग बोल्ड एसयूवी लुक। कमाल का लुक है यार इस गाड़ी का। अगर आप देखोगे ना, इस प्राइस रेंज में कोई लुक, ये कोई भी गाड़ी ये लुक नहीं कैरी कर रही है। आप इसके कॉम्पिटिटर देखोगे, टाटा पंच, भाई टाटा पंच क्या लुक है यार उसका, समझ में आता है आपको? नहीं, अजीब से लगते हैं यार, मतलब लोग ले लेते हैं, लेकिन मुझे तो पर्सनली वो गाड़ी पसंद नहीं है। नॉट टू हर्ट द फैन बॉयज ऑफ टाटा पंच, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन मुझे पर्सनली इसका एक्सटीरियर लुक और पूरा स्टैंस वगैरह जो होता है गाड़ी का, मुझे ये बहुत पसंद है इसका। तो यार इसकी जो गाड़ी का जो स्टैंस है और जो लुक है, जो उसकी लाइट्स की फिनिश है, जो मतलब आप लोग आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यार ये 7-8 लाख 6-7 लाख की रेंज वाली गाड़ी है। ये गाड़ी आपको क्रेटा, एक्सयूवी, इन सब की फील देती है कहीं ना कहीं, तो विच इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट, और इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट भी है। और इसका सिर्फ एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है यार, इसका ओवरऑल इंटीरियर भी काफ़ी अच्छे। एंड फिर अगर हम इसका सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर एसयूवी फील। भाई 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रुपए से आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है। अब यार देखो, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब लोग गाड़ी लेना चाहते हैं ना, तो हर एक इंसान का एक बजट होता है, वो उस बजट के अंदर सोचता है। अब उस बजट में अगर आप 6-7 लाख की गाड़ी दे रहे हो, ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपको ऐसा फील देगी कि आपने 15-20 लाख की गाड़ी ली है? वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैग्नाइट ज़रूर देती है। और मैग्नाइट में जो लुक है वो आपको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपकी छोटी गाड़ी चला रहे हो। अब ठीक है, कुछ लोगों का बजट होता है कि जो लोग छोटी गाड़ी प्रेफर करते हैं कि i10 ले ली, i20 ले ली। अब उनके फीचर्स की तो मैं बात नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ गाड़ी में फीचर्स अच्छे हों, कुछ में बुरे हों, बट अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए और उस बड़ी गाड़ी का बजट नहीं है और मैग्नाइट आपके बजट में फिट बैठ रही है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि इसमें मिनिमल जो फीचर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी सारी मीट कर रही हैं, अब डेफिनेटली लो आपको फील आएगी कि आपने बड़ी गाड़ी ले रखी है। और कुछ इंप्रेशन वाली भी बात होती है ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सामने जाना है कि उनको लगेगा बड़ी गाड़ी से आए हैं यार, ये दैट इज़ देयर। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? सही बात है भाई, लेकिन लुक्स तो है, ये तो मानना पड़ेगा। भाई हम नीचे स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, वो याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ फॉरगिव अस, हम इतने प्रो नहीं हैं। अब यार इसका बात करते हैं थर्ड पॉइंट, विच इज़ फीचर रिच बेस वेरिएंट। तो आप लोगों को पता होगा हुंडई निसान का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि मैग्नाइट एक ऐसी गाड़ी है जो आपको बेस वेरिएंट से ही आपको सारे फीचर्स देती है, काफ़ी सारे फीचर्स देती है, मेरा मतलब है। और इसका जो बेस वेरिएंट इतना फीचर रिच है, आप इसमें देखोगे, इसमें शार्क क्या कहते हैं, स्पॉइलर दे रखा है, उसके बाद इसमें रियर डिफॉगर दे रखा है, इसके 4 पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, और इसके इंटीरियर में आओगे आप, इसके इंटीरियर में चारों के चारों पावर विंडोज़ दे रखी हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर जो स्पेस दे रखा है और काफ़ी चीज़ें देखी हैं, वो भी काफ़ी स्पेशियस है। वो हालांकि मैं नेक्स्ट पॉइंट में करूँगा। एंड रियर वाइपर मैंने आपको बता दिया, शायद रियर वाइपर भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्होंने बेस वेरिएंट में कवर कर रखी हैं, वो नॉर्मली हर गाड़ी में नहीं आती हैं बेस वेरिएंट में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इसके बेस वेरिएंट वालों के लिए। एंड आई थिंक यार, अगर आप मैग्नाइट ले रहे हो ना, तो आपको अपर वेरिएंट, अगर आपकी पावर की और इतनी डिमांड नहीं है और छोटे छोटे फीचर आपको मैटर नहीं करते, क्योंकि इसके जो अपर वेरिएंट में भी जो फीचर्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेके आप इसे मॉडिफिकेशन कराओ, कहीं से बाहर से अपने चॉइस के लगा लो, जैसे कि हमने लगाए हैं, तो वो भी आपको मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर लगेगा। तो जो लोग मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं यार, आप लगाओ, कराओ बेस वेरिएंट लेके, इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी कार। बाकी महंगा लोगे, अपर मॉडल लोगे, उसके बाद पैसे लगाओ, तो वो चीज़ कहीं नहीं बैठेगी। तो वो आप लोगों का डिसीजन है, दैट यू कैन डिसाइड। डोंट यू थिंक ब्रो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दे रखी है यार। इतना ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पे भी चढ़ जाती है, सोचना ही नहीं पड़ता यार कहीं भी ले जाने से पहले। किसी भी गड्ढे में कुदा दो, कहीं से भी निकाल लो, एकदम स्मूथ, कोई इशू नहीं पड़ता। डोंट यू थिंक? ये तो है भाई, ये तो मैंने भी ड्राइव करके एक्सपीरियंस किया
कि मतलब जैसे कई पॉट होल है, कुछ है, गड्ढे हैं, ख़राब रास्ता है, या कई बार ऐसा होता है स्पीड ब्रेकर काफ़ी ऊंचा होता है। तो जब आप ये गाड़ी जब आप ड्राइव करते हैं ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, कैसे निकालूँ। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए और एकदम भगा लो गाड़ी। मतलब अगर आप जैसे सेडान अगर आप चलाते हैं तो उसमें ना आपको बिल्कुल बहुत संभाल के निकालनी पड़ती है, गाड़ी नीचे से रगड़ ना जाए। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है कि आपको ऐसा कहीं भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यार गाड़ी लग ना जाए या नीचे से कहीं रगड़ ना जाए। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। करेक्ट। अब यार इसका फिर अगले प्लस पॉइंट पे अगर हम आते हैं, विच इज़ इट्स चीप सर्विस कॉस्ट। यार मैं आपको क्या बताऊँ, इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जो है मैंने लिस्ट में आपको मैं या तो इस वीडियो के एंड में, या हो सकता है कि उसको ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो हम अगली वीडियो में डाल दें उसको, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सर्विस कॉस्ट एक एक चीज़ है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर इसी वीडियो में आ गई, क्योंकि यार कई बार शूट करते हुए पता नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमारे व्यूअर्स को नहीं पसंद भी आती है। तो दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड कि कुछ वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो आपको ताकि डिटेल सारी मिलनी चाहिए, तो हम उसको 2 वीडियो में स्प्लिट कर देंगे, नहीं तो एक वीडियो रखेंगे। एंड सर्विस कॉस्ट मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ही सस्ती पड़ती है यार, जेब में फील ही नहीं होता कि सर्विस करानी है। लोग गाड़ी लेके सोचते हैं यार सर्विस भी करानी है, उसमें पैसा लगेगा, ये लगेगा, इंश्योरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कवर करूँगा, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मतलब जैसे लोगों को लगता है कि यार मारुति है, मारुति की सर्विस कॉस्ट सस्ती रहती है, या Hyundai है उसकी सर्विस कॉस्ट सस्ती रहती है, तो निसान होने के बाद भी इसकी सर्विस कॉस्ट जो है ना इतनी ज़्यादा वो पॉकेट फ्रेंडली है कि आपको लगेगा नहीं कि आप निसान ओन कर रहे हो। वही तो, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताए थे, पहले 2 पॉइंट बताए थे, गाड़ी का इतना बल्कि लुक है, लोग देख के थोड़ा सोचते होंगे यार गाड़ी की सर्विस भी महंगी होगी, मेंटेनेंस महंगी होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस गाड़ी का मेंटेनेंस कोई महंगा नहीं है भाई, कोई इतना महंगा नहीं पड़ता है। और पेट्रोल तो फिर आपके चलाने के बाद है, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं। अब यार इसका अगला पॉइंट की बात करें तो इसका स्पेशियस और प्रैक्टिकल इंटीरियर जो इतना ज़बरदस्त, क्या बताऊँ, इतना स्पेशियस इंटीरियर है इस गाड़ी का। आप अभी भी देख सकते हो, हम 2 लोग साइड में बैठे हैं, हम 2 ठीक ठाक एज के, ठीक ठाक बहुत फिट एंड फिनिश है हम लोगों की भी। गाड़ी तो नहीं है, फिट एंड फिनिश कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, बट दोनों की फिटिंग बहुत अच्छी है। तो देख सकते हो काफ़ी खुला बैठे हैं, और अभी हम थोड़ा लीन करके बैठे कैमरे के लिए। बट इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी बहुत है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी पॉकेट्स हैं, बहुत सारी स्पेस है, वाटर बॉटल्स इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं, चारों डोर्स में पॉकेट्स हैं। डैश, इसका क्या कहते हैं, जो डैशबोर्ड का कैबिन है उसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, लुक्स बिग एंड फिट्स टाइटर प्लेसेस। यार इस पॉइंट का मेरा कहने का मतलब ये है, गाड़ी दिखती ज़रूर बड़ी है कि बड़ी गाड़ी है ये है, लेकिन एक्चुअल लेंथ इतनी बड़ी नहीं है यार। दिस इज सब 4 मीटर, 3997 3990 आई थिंक mm की इसकी लेंथ है, विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी वाइड, और इतनी टाइट जगह में भी फिट हो जाती है। जहाँ पे लोग अपनी हैचबैक फिट करते हैं वहाँ पे ये गाड़ी फिट हो जाती है विदाउट एनी इश्यूज़, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि गाड़ी वैसा लुक नहीं देती है, बट ये है उतनी छोटी डायमेंशन में। भाई यहाँ इसमें मैं ज़रूर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मतलब गाड़ी जितनी बड़ी दिखती है और जितनी बड़ी फील होती है अंदर से स्पेशियस वगैरह, उस हिसाब से आपको पार्किंग करने में कोई इशू नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी ऊंची है और बड़ी है और वाइड है तो आपको पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही है, टाइट स्पेसेस में आपसे पार्क नहीं हो पा रही, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप बहुत इजीली जो है कहीं भी इसको पार्क करके और वो करके, मतलब ड्राइव करते टाइम भी या पार्क करते टाइम आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो देखने में बहुत बड़ी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और लेकिन कॉम्पैक्ट इतनी है फ्रॉम द आउटसाइड कि वो मतलब पार्किंग में या ड्राइविंग में कोई इशू नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। अब यार इसका अगला पॉइंट अगर हम आते हैं, विच इज़ इट्स एयर कंडीशनिंग इज़ अ चिलर ब्रो। मैं क्या बताऊँ आपको, इस गाड़ी में बेस वेरिएंट है तो इसमें मैनुअल एसी है, इसको मैं 1 नंबर पे रखता हूँ, और ये गाड़ी थोड़ी सी देर में इतनी ज़्यादा चिल्ड कर देती है, खड़ी गाड़ी भी, कि भाई कांपने लगते हो आप। अभी आपको पता ही है दिल्ली का क्या हाल है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा है। अभी मौसम तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है यार, बाहर पसीने आ रहे थे हमें शूट करते हुए। तो इसका एसी इतना ज़्यादा चिल्ड कर देता है ना, मुझे लगता है कि इस गाड़ी की सारी पावर इन्होंने एसी में ही डाल दी है भाई, कि एसी बढ़ाओ यार, और कुछ मिले ना मिले। अब ये यार मैंने बहुत लोगों की कंप्लेंट सुनी है, मुझे लगता है वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के एसी काम नहीं करते, बहुत अच्छे एसी नहीं यार, एसी ख़राब रहता है, बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। मेरे को अभी तक नहीं आई है, मुझे 2.5 साल हो गए हैं, 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैं पहाड़ों पे ले गया जहाँ पे एकदम कड़ी धूप पड़ती है, और
सारी चीज़ें जितनी भी कवर करी है, मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि इसके एसी में कोई प्रॉब्लम है। एसी की इस गाड़ी में जो भी बैठा है ना भाई, सब ने तारीफ़ करी कि यार ये कुल्फ़ी जमा देता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे इजाज़ भाई ने इसका एसी कम करने की कोशिश करी, उसके बाद इसका जो कोल्ड मीटर होता है वो कम कराया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई को ठंड लग रही थी और बाहर पसीने आ रहे हैं हमें। आप सोच ही सकते हो यार कितना तगड़ा एसी दे रखा है। तो वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 2.5 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसको हर टेम्परेचर पे चलाया है। जब यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर पीक 45 भी जा रहा है तो तब भी हमें ठंड कर रही है। तो यार अब इससे ज़्यादा क्या लोगे यार, क्या बात है। मतलब ये, हाँ भाई ये तो आपने बिल्कुल ऑनेस्ट बात कह दी। इसका जो इंजन है उसके हिसाब से इसकी एसी की परफॉर्मेंस है वो टॉप क्लास है। मतलब मैं किसी गाड़ी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हम इससे पहले दूसरी गाड़ियों में, इससे पावरफुल इंजन की गाड़ियों में भी बैठे हैं, तो उसमें भी ऐसा लगता था कि जब तक गाड़ी एक्सेलरेट कर रहे हैं, चल रही है गाड़ी, तो एसी जो है वो कूलिंग कर रहा है, और खड़ी गाड़ी में जो है वो एसी इतनी कूलिंग नहीं कर रहा। लेकिन इस गाड़ी में बैठ के मुझे लगता है कि इसका एसी जो है इन्होंने लिटरली, जैसे भाई ने कहा कि सारी पावर जो है इन्होंने एसी में दे दिया है। तो एसी तो इसका टॉप क्लास है भाई। मतलब इतनी गर्मी में भी, दोपहर को भी अगर आप निकल जाएं और एक्सट्रीम धूप है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल भी एसी जो है वो आपको अंडर पावर्ड नहीं लगेगा। एसी तो बहुत बढ़िया है भाई, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। सही बात है भाई। तब यार इसका जो 9th प्रोज है, जो मेरे हिसाब से फील होता है यार, ये वाला जो प्रो है ना, ये थोड़ा सा डाइसी है। मतलब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो सॉफ्ट है। कुछ लोगों की कंप्लेंट ज़रूर रही है अगेन, जैसे एसी की रही है कि यार उनका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ साइड में ये है, बट यार इसका सस्पेंशन बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है यार। गद्दे की तरह ऐसे ऐसे वो स्पॉन्जीनेस जो होती है ना वो फील होती है। इसको मैं नॉर्मली हाईवे पे चला रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ तब बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है, कोई झटका नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं इसको ख़राब रोड पे ले जाऊँगा ना तो यार उसमें भी कुछ ज़्यादा ही बाउंस आ जाता है यार। बाउंस ही कर रही है गाड़ी तो वो सर में दर्द होने लगता है। तो ख़राब रोड पे चला रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम के लिए चला रहे हो तो आपको ज़रूर ये इरिटेटिंग लगने लगेगा एट अ टाइम कि यार इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हैं। छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, निकल जाओ, आपको फील होगा यार गद्दे वाली फील आ रही है, बट वही है ना, कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक ज़्यादा दिक्कत देती है। तो सस्पेंशन कहीं ना कहीं इसका दिक्कत दे सकता है, बट मोस्टली हम लोग दिल्ली में चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो सस्पेंशन इज़ गुड, बट हाँ सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से इसमें बॉडी रोल भी फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल नहीं है, तो दैट इज़ देयर बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सस्पेंशन। बट अगेन मोस्टली ये सस्पेंशन प्रोज में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सिटी में चलानी है और सिटी में ये सही है, एक्सेप्ट कुछ फ्यू पैचेस तक तो वो ठीक लगता है, तब अच्छा लगता है, उसके बाद रहता है चीज़ें। तो यार मूविंग ऑन, इसका माइलेज ये तो सभी को पता है कितना बढ़िया माइलेज देती है गाड़ी। ये 21 का, 23 का, 22 का माइलेज देती है ये गाड़ी। मैंने ट्राई करी है, हाईवेज पे चलाई है, जब भी चलाई है। सिटी ड्राइविंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर वो चीज़ें डिपेंड भी करती हैं कि आप किस तरह के ड्राइवर हो। मैं भगाने वाला ड्राइवर हूँ, मेरा पंजा थोड़ा भारी रहता है, लेकिन मेरे को भी 16-17 दे देती है अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ या पहाड़ों पे चला रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले वाली, जब मैं मसूरी गया था, तो जब तक मैं हाईवे पे था मेरी एवरेज इसकी 22 और 23 के बीच आ रही थी। पहाड़ चढ़ने के बाद ऑब्वियसली पावर ज़्यादा लगती है, एवरेज गिरती है, लेकिन जो ओवरऑल इसकी एवरेज आई पहाड़ों पे और हाईवे की मिला के, दैट वाज 16-17, विच इज़ स्टिल वेरी गुड अगर आप पहाड़ों को और हाईवे के लोगे। लेकिन नॉर्मली आप सिटी में चला रहे हो, खुली रोड, ट्रैफिक इतना हैवी नहीं है, आराम से 20-21 आप निकाल सकते हो। और ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा वो है और ज़्यादा पंजा दबाने वाले हो जैसे मैं हूँ, तो भाई 16-17 मान के चलो इसकी आएगी। अच्छी निकाल लो तो वो ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर बात है। क्या कहते हो भाई? ये तो भाई देखो, थोड़ा माइलेज जो है वो हर इंसान की अपनी गाड़ी के और ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके चला रहे हो और मतलब आप नॉर्मल राइड है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सी भी गाड़ी अच्छी माइलेज दे देती है। लेकिन हाँ, इसके हिसाब से और निसान के हिसाब से थोड़ी है, इसकी माइलेज तो बिल्कुल अच्छी दे देती है ये। और मतलब ट्रैफिक में भी इतनी बुरी नहीं है कि 8 या 9 बिल्कुल पहुंच जाती है। आप हैवी ट्रैफिक में भी अगर आप चला रहे हो तो भी माइलेज गुड इनफ है। हाँ तो यार इसका फिर ये हो गया। और 11th पॉइंट में थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स अवेलेबिलिटी, विच इज़ वेरी गुड यार। इसके मैंने मॉडिफिकेशन कराया, सब कुछ कराया, एज आई टोल्ड कि मैं आपको अगली वीडियो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि इस गाड़ी का एक अपना फ़ैन बेस है जो मैंने नोटिस करा। इसकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन है जहाँ पे आपको हेल्प भी मिल सकती है, और वो मोस्टली काफ़ी गाड़ी भी होते हैं। बट इस गाड़ी का मैंने देखा बहुत फ़ैन बॉयज़ हैं इस गाड़ी के जो सपोर्ट करते हैं, तो इसके पार्ट्स भी बहुत मिलते हैं। करोल बाग जाओगे यार आप, 2-3 दुकानें तो ऐसी हैं
जो आपने वीडियो शायद देखी हो भाई, वो चली मैग्नाइट पर ही हैं। कोई मैग्नाइट किंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वो सब वो जाने, बट वो इतने सारे इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स, फॉग लाइट, ये वो लाइट। हालांकि फॉग लाइट एक ही अवेलेबल है जो इसकी स्टैंडर्ड आती है। कुछ लोग इसका बेस टू टॉप कन्वर्जन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें ऐसे ऐसे फीचर लगा देंगे जो बहुत यूनिक है, आपने कहीं देखे नहीं होंगे। अंदर की लाइटिंग हो गई, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको अब उसमें दिखाऊँगा आगे। और ये चीज़ इसकी बहुत सही है, अवेलेबल है पार्ट्स। हो सकता है कुछ लोग जहाँ रहते हैं उनके पास ना हो, बट मैंने मोस्टली नोटिस करा है कुछ कुछ छोटे छोटे शहरों में भी मैग्नाइट के दीवाने लोग हैं जो रखते हैं, और मैग्नाइट के मॉडिफिकेशन वाले भी हैं जो करते हैं। तो अब इसके लास्ट प्रोज पे आ जाते हैं, विच इज़ 12th ग्रेट कार फॉर सिटी ड्राइविंग एंड रूरल एरियाज़। तब जैसे मैंने बताया कि यार इस गाड़ी को देखो, सब गाड़ी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं, बट इस गाड़ी को अगर मैं इस पॉइंट के साथ अगर कंक्लूड भी करता हूँ, एक कंक्लूजन आपको देता हूँ, आप जब तक गाड़ी को सिटी में चला रहे हो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, इवन इफ इट इज़ एन एन इंजन, बिकॉज पावर की कमी आपको नहीं फील होगी वहाँ पे, अनलेस आप ओवरटेकिंग कर रहे हो। अगर नॉर्मली जब तक आप चला रहे हो ना, एक सीधे साधे नॉर्मल इंसान के तरह जब तक आप ये गाड़ी चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं है, हाइट अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप आउटस्कर्ट्स पे भी जाना रहता है कभी कभार, वहाँ भी ये गाड़ी मैं बिना टेंशन के ले जा पाता हूँ। कहीं भी गड्ढे में कुदा दी, कहीं से भी निकाल दिया, कुछ भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग ऑन नॉर्मल स्पीड्स। जहाँ ये गाड़ी हाईवे पे चली जाती है, आपको ज़रूर पावर की कमी फील होगी, सब कुछ फील होगा। हाईवे के लिए गाड़ी नहीं है ये, बॉडी रोल भी फील होगा, हाई स्पीड्स पे थोड़ा सा एरोडाइनमिक्स का भी लगेगा। एज लॉन्ग एज यू आर इन सिटी, और स्पेशली जब इतना ट्रैफिक बढ़ गया, आप नॉर्मली चलाओगे, इट्स अ ग्रेट कार। प्रैक्टिकल है, पावर ओके है सिटी के लिए, जो अगर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें फीचर्स अच्छे खासे दे रखे हैं, बेस वेरिएंट आपने मॉडिफिकेशन करा लिए, वो प्लस पॉइंट है। लुक ज़बरदस्त हैं, आपको क्या चाहिए यार, आपको लुक्स मिल रहे हैं, फीचर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, पावर भी ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या लोगे। तो यार सिटी के अंदर जो आप चला रहे हो ना, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और मेरी क्योंकि ये प्राइमरी कार है, मेरी डेली ड्राइवर है ये, तो मुझे अभी तक इसके सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ हाईवेज या ओवरटेकिंग में आई हैं, और वो तभी आती है जब मैं बाहर जाता हूँ ट्रिप्स में। बट दिस इज़ द कार विच आई ड्राइव द मोस्ट, एंड आई कैन ऑनेस्टली से यार सिटी के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। पॉकेट पे ही नहीं लगती है यार, कोई भी पार्ट डैमेज हो, कुछ हो, सब चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं और अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी मैटर करती है, प्राइस मैटर करता है, और डायनेमिक्स सही है इसके, डायनेमिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वुड से इट इज़ अ ग्रेट कार इफ़ यू आर ड्राइविंग इन सिटी, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ डेली ड्राइवर, और आपको रूरल एरियाज भी जाना रहता है ऐसी ऐसी जगह जाना होता है, तो इट्स अ ग्रेट कार। अनलेस यू आर गोइंग ऑन, आपकी हाईवे की ज़्यादा ड्राइव है, हाईवे की ज़्यादा ड्राइव है, मैग्नाइट लेना चाहते हैं, गो फॉर द टर्बो वेरिएंट। अदरवाइज एन इंजन विल सफाइस, इवन ऑन हिल्स जा सकते हो। थोड़ी बहुत कमी ज़रूर फील होती है, बट चल जाता है, डूएबल है भाई, डूएबल है। तो यार ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड थैंक यू इजाज ब्रो फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव हेल्प्ड आउट विद मी विद। भाई आज के ड्राइविंग ये थे, जब मैं कैमरा शूट कर रहा था, काफ़ी चीज़ों में हेल्प कराया, सब कुछ कराया। होपफुली आपको ये प्रोज एंड कॉन्स अच्छे लगे होंगे और आपको मज़ा आया होगा। तो आज की वीडियो एक्सक्यूज़ मी, आज की वीडियो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड होपफुली अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको वो सब चीज़ें बताएंगे, उसका ओनरशिप कॉस्ट डिटेल में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सपोर्ट अस बाय शेयरिंग, liking, subscribe, and stay tuned. So see you guys, bye bye, take care.